दिल्ली की हवा इस वक्त बेहद खराब है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद भी गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में यहां पर बनी हुई वायु गुणवत्ता सुप्रीम कोर्ट में सरकार पेश करेगी। आज प्रस्ताव भी यहां पर लॉकडाउन संबंधित प्रस्ताव पेश करेगी सरकार। दिल्ली एनसीआर में हवा सुधरी पर जहर बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार आज अपना यहां पर प्रस्ताव सामने रखेगी। लॉकडाउन को लेकर यहां पर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात यहां पर रखेगी। लॉकडाउन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा था राज्य सरकारों को, जिसमें से दिल्ली सरकार भी शामिल थी। और ये कहा गया था कि अगर इस वक्त हालात एक्यूआई के सुधरते नहीं हैं तो ऐसे में लॉकडाउन का भी यहाँ पर तरीका राज्य सरकारों को अपनाना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनाना चाहिए। और इसी के चलते आज इसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखने वाली है। तो खराब होती वायु गुणवत्ता दिल्ली की, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की, यहाँ पर इसी के चलते लोगों को अनेक तरीके की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के साथ साथ यहाँ पर राज्य सरकारों को चेताया था कि यहाँ पर कठोर कदम उठाए जाएं और जो बिगड़ते हालात है उस पर यहाँ पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना प्रस्ताव पेश करने वाली है। लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हवा सुधरी पर जहर अभी भी वहां पर बरकरार है। कि कल की अगर तस्वीर देखिए दिल्ली एनसीआर की तो वहां पर वो धुंध की चादर थोड़ी सी हल्की नजर आई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर रियलिटी चेक किया जाए तो अभी भी वहां पर जहर हवाओं में है। और इसी वजह से जो लोग हैं उन्हें अलग अलग तरीके की समस्याएं महसूस हो रही हैं। लेकिन जो लॉकडाउन का सुझाव सरकार ने को दिया जा रहा है कि वो अब इस पर विचार करे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी को लेकर आज दिल्ली सरकार जो है वो अपना प्रस्ताव जो है वो अपना सुझाव जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाली है। और हो सकता है कि जल्द ही दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन भी हो जाए 1, 2 या 3, 4 दिनों का। फिलहाल तो अभी इसी मसले पर प्रस्ताव पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। प्रदूषण इमरजेंसी से कह सकते हैं हवा सुधरी, लेकिन जहर जो बरकरार है उसे दूर करने की यहाँ पर कोशिश दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर, और इसी के चलते सरकार काफी सजग यहाँ पर नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो आपात बैठक बुलाई दिल्ली सरकार ने कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद, क्योंकि सरकार को यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपात बैठक हो, इमरजेंसी बैठक हो, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाए। जो निर्माणाधीन कार्य हैं, जो बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं, उन पर कुछ दिन के लिए रोक लगाई जाए। और इसी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन का भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर दिया गया था राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को। और इसी पर गौर करते हुए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर इमरजेंसी बैठक के बाद ही अब ये कहा है कि आज वो अपना लॉकडाउन का जो प्रस्ताव है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। और इसी के चलते आज इस पूरे मामले में आज सुनवाई होने वाली है। प्रदूषण के मुद्दे पर होगी आज ये सुनवाई। और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अवैस का ही रुख कर लेते हैं दिल्ली से। अवैस, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है लॉकडाउन को लेकर, सरकार के प्रस्ताव को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी, तो पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन लगाना है 1 या 2 या 3 दिन का? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का दिशा निर्देश दिया था कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जानी चाहिए, स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों का लंग्स जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगा, और लॉकडाउन लगाने के ऊपर भी विचार जो है वो सरकार को करना चाहिए। उसके बाद फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई शाम में, और शाम में ही ये निर्णय हुआ कि आने वाले दिनों में यानी 17 नवंबर तक स्कूल जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं वो घरों से काम करेंगे, यानी दिल्ली सरकार के ऑफिस जो हैं वो अब वर्क फ्रॉम होम जो है 1 हफ्ते के लिए रहेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो मिलें हैं, उनको लेकर भी एक दिशा निर्देश जारी करने की बात जो है, एडवाइजरी जारी करने के बाद जो है दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई थी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का सुझाव जो है वो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, उसके ऊपर केंद्र सरकार से पहले बातचीत करनी है। उसके बाद फिर, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव मामला है, एक बड़ा निर्णय होना है लॉकडाउन को लेकर, ऐसे में पहले चर्चा होगी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई सोमवार को होगी यानी आज के दिन, तो अपना प्रस्ताव जो है लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार पेश करेगी। हालांकि जिस तरह से शनिवार को सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या पड़ोसी राज्यों की सरकार हो, तमाम सरकारों को लगाई थी और कहा था कि पोल्यूशन से हालात इतने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि अब घर में भी मास्क लगाकर बैठना जो है वो पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाने के ऊपर विचार करना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि किस पराली जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, 30 से 40% तक प्रदूषण जो दिल्ली एनसीआर में है वो पराली का ही है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
पोल्यूशन जो है वो पराली से ही हो रहा है, जबकि दूसरी वजहें भी इंडस्ट्रियल है, रोड से जनरेट होने वाला पोल्यूशन है, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है और कई अलग वजह, उनके ऊपर रोकने के ऊपर क्या विचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने दिवाली में पटाखा बैन का आदेश दिया था, लेकिन उसको कितना पालन किया गया और उस आदेश की किस तरह से धज्जियां उड़ी, ये सब जानते हैं। साफ तौर पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के ऊपर इस तरह का आरोप लगातार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये लगा रही थी कि पराली की जलाने की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं और उसका पोल्यूशन जो है वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आ रहा है और उसकी वजह से पोल्यूशन से हालात ज़्यादा गंभीर है। तो उसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और फटकार भी लगाई, कहा कि जो अन्य वजह हैं पोल्यूशन होने की, उसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। फिलहाल आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच जो है आज सुनवाई करेगी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आज भी कुछ सुझाव जो हैं वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दे जाए। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी अपने यहाँ कुछ जिलों में जो दिल्ली एनसीआर के से जुड़े हुए इलाके हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया और 2-3 शहर और हैं जहाँ पे 1 हफ्ते के लिए स्कूल जो हैं वो बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में उनके लंग्स के ऊपर और उनकी सेहत के ऊपर सीधा असर जो है वो पोल्यूशन का पड़ेगा। ऐसे में स्कूलों को फिलहाल बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर इसीलिए बड़ा फैसला हो सकता है कि अगर 2 दिन का लॉकडाउन दिल्ली सरकार लगा देती है। अब सीधे चलेंगे लोकेश के पास गाजियाबाद से। लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। ये बहुत आसान होता है कि किसानों पर सारी जिम्मेदारी मर दी जाती है। सरकारें और लोग भी इसको लेकर सजग रहे। तो अभी क्या हालात गाजियाबाद के? आज एक तरफ सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर। बिल्कुल शिवांगी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली समेत जो हरियाणा के से लगे हुए शहर हैं वहां पर छुट्टी की गई है स्कूलों की, लेकिन शहर के अंदर अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घोषणा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी बाकी से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और तमाम बुलंदशहर जैसे जिले हैं वो भी बैडली इफेक्टेड है इस पॉल्यूशन की वजह से। यहाँ पर स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो हर साल यहाँ पर पानी का छिड़काव, सड़कों पर पानी का डालना और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता था, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे अहम बात है कि कूड़े में आग लगाने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो कि साफ तौर पर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे अहम बात यह है कि जो पिछली साल वादे उसको लेकर एफिडेविट तमाम कोर्ट में और अन्य जगहों पर दिए गए थे कि एयर फिल्टर्स लगाए जाएंगे गाजियाबाद नगर निगम के क्षेत्र में और हवा को शुद्ध करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए तमाम कवायदे की जाने थे। लेकिन वो कवायदे की नहीं गई हैं, क्योंकि एक लिमिटेड फेज के लिए ये प्रॉब्लम आती है एनसीआर में अक्टूबर के लास्ट से लेकर नवंबर के महीने के बीच में। और जब ये फेज चला जाता है तब कोई भी नगर निगम हो या यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो इस तरफ ध्यान नहीं देते। उनके लिए एक खाना पूर्ता का समय होता है। और इन सब के बीच में एक आरटीआई भी डाली गई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में गाजियाबाद के। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक जवाब उसका, उनके पास कोई डेटा नहीं है कि पिछले 5 सालों में आखिर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र पर या कितने ऐसे उद्योग पर या फिर शख्स पर पेनल्टी की कार्रवाई की और कितना पेनल्टी का पैसा जमा हुआ है। ये इसलिए अहम है कि जो पेनल्टी का पैसा जमा कराया जाना था उस पेनल्टी के पैसे से पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट और मशीनें लगाई जानी थी, मशीनें का क्रय किया जाना था। लेकिन ऐसा डेटा जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं है। और यही बात है कि जैसा हम बता रहे हैं बार बार कि ये एक से 1.25 महीने के लिए फेज आता है दिल्ली एनसीआर पर। और जो ऑफिसर्स हैं, जो संस्थाएं हैं जिसका काम है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, वो किसानों पर, पराली पर अपना सारा ठीकरा फोड़ते हैं। जबकि डेटा ये खुद बताते हैं कि सड़कों पर जो पॉल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट के जरिए जो पॉल्यूशन है वो 30 से 40% है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जरूर एक अहम फैसला लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर। लोकेश, और अब सीधे चलेंगे नोएडा। हम दानिश का भी रुख कर रहे थे। दानिश, यहाँ पर कई सारी हिदायतें लोगों को दी गई हैं, सरकारों को दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम मुद्दों पर गौर करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं पिछली सुनवाई में, क्या उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है नोएडा में अभी? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए कि कोर्ट आदेश जरूर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही टिप्पणी करी है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो अहंकारी है। शायद यही वजह है कि सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी आदेश होते हैं उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मैटर है, ये जो पूरा मामला है, ये 1 साल का नहीं है। हर साल पिछले 7 से 8 सालों में लगातार जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है, इसी तरीके से यहाँ पर
हवा के अंदर जहर घुल जाता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, सांस लेने को उनको मजबूर है, जहरीली हवा यहाँ पर चलती है। लेकिन कोई भी ऐसे 7 से 8 सालों में कोई कदम नहीं उठाए गए जिससे ये कहा जा सके यहाँ सरकारें काम कर रही हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यानी 3 राज्यों की ये सरकारें हैं जो कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि जो ये एक्यूआई इतना बढ़ जाता है, जो ये वायु प्रदूषण है, किसी तरीके से कम किया जाए। तो जो आज की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे सकता है, वो वाकई अहम होगा इन राज्य सरकारों के लिए कि आखिर समय रहते ये कुछ कदम उठा लेते। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि जब जहरीली हवा है तो वो कोई एक आदमी नहीं, हर व्यक्ति उसको जो है कंज्यूम कर रहा है और हर व्यक्ति उसका शिकार हो रहा है। नोएडा के अंदर मैं आपको हालात बताऊं कि प्रैक्टिकली कि हर एक व्यक्ति को इस वक्त सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी और जुकाम की दिक्कत हो रही है, साथ ही जो आंखें हैं उसमें जलन हो रही है और सिर्फ हवा की वजह से। जो ओपीडी है वो भरी हुई है अस्पतालों की, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो वायु प्रदूषण बिगड़ा है उसकी वजह से। तो ये कह सकते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा 3 राज्यों के जिलों के लिए, वो एक अहम फैसला होगा। क्योंकि सिर्फ अकेला नोएडा नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और दिल्ली का तो पूरा इलाका इस चपेट में है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर राज्य सरकारें करा क्या करती हैं। अभी हमारे सहयोगी लोकेश ने कहा कि हाँ, सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है अक्टूबर और नवंबर का, सरकारें बहुत ज़्यादा दावे करती हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जहां ये नवंबर निकल जाता है तो उसके बाद पूरे, अगर हम ये कहें 11 महीने कोई भी जिला प्रशासन या फिर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। बिल्कुल, पहले से अगर प्लानिंग की जाए तो इन हालातों पर काबू आसानी से पाया जा सकता है कहीं ना कहीं। अब सिमाब का रुख करेंगे। सिमाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, सीएम खुद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लखनऊ की हवा, हजरतगंज की हवा, तमाम ऐसे इलाके जाके हवा काफी जहरीली हो चली है। लेकिन आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या उसमें सुधार होता दिख रहा है अभी फिलहाल? देखिए, दीपावली के बाद से लगातार इस बात को देखा जा रहा है और महसूस किया जा रहा है कि जो लखनऊ की हवा है वो भी काफ़ी ख़राब हो चली है। हवा में जहर है, तमाम लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और ख़ासकर जो सांस के मरीज़ हैं उनके सामने तमाम समस्याएं आ रही हैं, आंखों में जलन सी महसूस हो रही है। और इसको लेकर अभी जो लखनऊ का प्रशासन है वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। तालकटोरा, इंदिरा नगर, गोमती नगर, हजरतगंज सहित तमाम इलाके हैं कि जहाँ पे अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसको काबू नहीं किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो 350 लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लखनऊ का भी है और तमाम इलाकों में इससे ज़्यादा भी है। तो इस तरह की जो है वो घटनाएं सामने आ रही हैं, बातें सामने आ रही हैं। नगर निगम की तरफ से या ज़िला प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो इंतजामात नहीं किए गए हैं। जगह जगह पे पिछले वर्ष देखा गया था कि दीपावली के बाद से लगातार छिड़काव किया जा रहा था पानी का, ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा कम हो, हवा में प्रदूषण जो है वो कम हो। तो इस तरह की जो है वो काम किए जा रहे थे। लेकिन इस बार कहीं पर अगर पानी का छिड़काव वगैरह किया भी जा रहा है तो महज उन इलाकों में किया जा रहा है जहां पे वीवीआईपीज रहते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास, मुख्यमंत्री आवास के आसपास और जहां पे अधिकारी रहते हैं उनके आसपास। ताल कटोरा जैसे एरिया ऐसे हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन उन जगहों पर और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाड़ियों पे भी कोई किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। तमाम फैक्ट्री जो है वो लगातार चल रही हैं, जो निर्माण है वो हो रहे हैं। तो इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ का बिगड़ा हुआ है। आने वाले समय में अगर यही हालात बने रहे तो लखनऊ के भी हालात एनसीआर जैसे हो जाएंगे और दिल्ली जैसे हो जाएंगे, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना बिल्कुल। और करना पड़ देखिए सकता है। सिमाब, इसीलिए जरूरत है कि सही वक्त पर सही कदम उठाए जाए। इससे रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। मोदी सरकार की मंत्रियों को समूह में बांटने का फैसला, अब मंत्रियों को 8 समूहों में बांटने का फैसला, कामकाज को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए फैसला मंत्रिपरिषद की 5 बैठकों के बाद ये किया गया है, जिसे सरकार ने यहाँ पर चिंतन शिविर का नाम दिया। और इसी के साथ अब ये फैसला है सचिंतन बैठक की अध्यक्षता में। प्रत्येक बैठक अनौपचारिक ढंग से आयोजित हुई थी। मोदी सरकार के मंत्रियों समूह को बांटने में यहाँ पर फैसला लिया गया है। मंत्रियों को 8 समूह में बांटने का फैसला हुआ है। कामकाज को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए फैसला बेहद अहम। मंत्रिपरिषद की 5 बैठकों के बाद ये फैसला, जिसे सरकार ने चिंतन